आज हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं आपके साथ। मिसेस मंजू धोखा, जिनको 25 जुलाई 2022 आई थिंक ये दिन ने शायद इनकी ज़िंदगी में कभी भूलेगी नहीं। क्या हुआ था उस दिन आपको? रात को मैंने ऑफिस का काम मेरा ख़त्म किया, लगभग 11 बजे तक मैं काम कर रही थी। ब्रश करके आई और जो पेन शुरू हुआ वो अनबेरेबल पेन था। यानी इसके पहले मुझे आज तक ऐसा पेन ना लेबर में हुआ ना किसी पीरियड पेन में। इट वाज अनबेरेबल। तो थोड़ी देर बाद हस्बैंड ने बोला मेफ्टल ले लेते हैं, वो लिया, वॉमिट किया। तो फिर मैंने उसको बोला नहीं, जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, बहुत ही पेन हो रहा है, अनबेरेबल। 2-3 हॉस्पिटल में गया हाँ, तो और फिर आपको क्या बोला? मैं ओके। पहले एक हॉस्पिटल में गए, उनको कुछ नहीं समझा तो 2-3 इंजेक्शंस दिए मुझे पेट में, बट कुछ नहीं समझा। दे सेड मुझे मूव करना पड़ेगा बड़े हॉस्पिटल में। 2 हॉस्पिटल सजेस्ट किए, देन वी वेंट टू वन। आई वाज इमीडिएटली एडमिटेड टू द आईसीयू, द इंटेंसिव केयर। ओके, चलो आगे की स्टोरी मेरे सामने है। क्योंकि दूसरे दिन ही आपका जो पेट का स्कैन करवाया, it is showing the CT study reveals changes of severe acute necrotizing pancreatitis। काफ़ी सारा हम एज ए डॉक्टर में, एज ए सर्जन बता सकता हूँ कि दिस इज नॉट एन वेरी गुड डायग्नोसिस टू हैव। उसके साथ साथ काफ़ी स्प्लेनिक वेन में थ्रोम्बोसिस हुआ है एंड इन नंबर ऑफ अदर थिंग्स वेयर हैपनिंग और हैपेंड ऑन दैट डे। In fact, next day your blood enzyme reports were also tossed up. Right. All the serum amylase was around 3200. No? Yes. So everything was really tossed up. Prognosis in these cases generally हम सर्जन लोग या ट्रीटिंग फिजिशियन बोलते हैं इज गार्डेड। बहुत दिन तक आपको मे बी पहले तो कमिंग आउट ऑफ द प्रॉब्लम एंड सेकंड उसके बाद के प्रॉब्लम, ये आपने उस समय कुछ पढ़ा था या डॉक्टर ने कुछ कहा था आपको? राइट, तो वो एनबीएम मोड पे थी मैं। हाँ, वो तो 4-5 दिन 3-4 दिन बाद मुझे थोड़ा सा जब होश आया, थोड़ा सा मैं उठ के बैठने लगी, तो मैंने देखा पैनक्रियास का मेन काम क्या रहता है, और तब समझा कि हाँ, यानी बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने ये समझने के लिए कि क्या एग्जैक्टली हुआ। और मुझे सरप्राइजिंग ये लग रहा था कि उसका सबसे बड़ा कॉज जो मुझे हुआ वो सिर्फ अल्कोहल था, जो मेरा ज़ीरो कंजम्पशन है। बट फिर भी ये तकलीफ हुई, तो वही एक समझ में नहीं आ रहा था। बट ये समझ में आ रहा था कि ये दोनों केमिकल्स का नंबर गड़बड़ हो गया है, लाइपेज और एमाइलेज, और जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब कर रहे थे। तो मुझे बहुत सारी इंजेक्शंस रोज़ डेली बेसिस पे, बहुत सारी टैबलेट्स जो मैं ले रही थी एंजाइम्स की, पैनक्रियाटिक, वो लेके भी ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ता चल रहा था ट्रीटमेंट। और फिर उसके बाद मुझे डिस्चार्ज मिला, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा खाना खाने लग गई थी। डिस्चार्ज मिलने के बाद घर पे आने के बाद मैंने जो कुछ शुरू किया अपने साथ, इट वाज कम्प्लीटली अंडर योर गाइडेंस। तो शिवाम्बू से शुरुआत की। पहले 2-4 हफ्ते 2 बार दिन में लिया, 2-3 बार लिया। फिर उसके बाद वाउडिंग का पानी, इट हेल्प मी अ लॉट आई थिंक। दूसरा वो वर्मुड का डार्क टी पी रही थी मैं विदाउट शुगर। फूड वाज कम्प्लीटली ज़ीरो फैट, ज़ीरो ऑयल। तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट था कि अलग अलग रेसिपीज हम ढूंढ रहे थे कि कैसे बनाना चाहिए विदाउट ऑयल एट ऑल। एंड थैंक्स टू माय हस्बैंड, ही वाज कुकिंग ऑल दिस फॉर मी। तो वो ऐसे हुआ। तो ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ वही डाइट पे थी मैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऑयल शुरू किया खाना। फूड के बारे में ऐसा था कि इसको बोला गया था कि लेस फैटी, शुगर फ्री जितना खा सकते हो खाओ, ऑयल कम से कम खाओ। तो वैसे खाना तो मैं बना लेता हूँ, लेकिन बिना ऑयल के खाना थोड़ा सोच में पड़ गए थे। लेकिन फिर समझ में आ गया, यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस देखे जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल पानी में पोहा, पानी में तड़का कैसे लगाते हो, पहली बार सीखा। तो इस तरीके से कुछ और भी चीज़ें बनाई जिसमें ऑयल बिल्कुल नहीं के बराबर यूज़ किया।
शुगर तो वैसे भी हम ज़्यादा इनटेक नहीं है हमारा, लेकिन जो भी था उसमें भी कट करते गए। और इस तरीके से काफ़ी कुछ सीख गए और खाना अच्छा भी लगने लगा। दूसरी ये चीज़ थी कि क्योंकि ऑयल तो नहीं लेना था, लेकिन ओमेगा 3 भी ज़रूरी था क्योंकि गॉल ब्लैडर को भी सही सलामत रखना था। तो इसके लिए डॉक्टर साहब की एडवाइस से धीरे धीरे एक एक स्पून, यानी जैसे एक स्पून कोकोनट ऑयल और एक स्पून मिक्सिड ऑयल हम यूजुअली लेते थे एज अ पार्ट ऑफ MFL लाइफस्टाइल। लेकिन इसके केस में तो हमने वो तो काफ़ी दिन तक बंद था, तो बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्ट किया। इनफैक्ट पहले उन्होंने बोला था कि डायरेक्टली कंज्यूम मत करो, उससे थोड़ा सा मसाज कर लो बॉडी पे। सो वी ट्राइड दैट वे एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा लेना उसने स्टार्ट किया एंड वी फिगर्ड आउट कि इट्स नॉट इम्पैक्टिंग मच एंड देन वी कंटिन्यूड स्लोली उसको बढ़ा दिया इनटेक। अच्छा, उसके बाद सोनोग्राफी हाँ, सोनोग्राफी रिपीट की क्या? नहीं, हाँ उसके बाद 2 बार की इनफैक्ट। ओके। उसके बाद उसमें वो कैलकुलस दिखा रहा है सोनोग्राफी नहीं, में जिसका दैट इज पहले इसमें भी थोड़ा स्लज हाँ है, ओके विच तो बिकेम गॉल ब्लैडर, तो गॉल स्टोन है, उसका पैनक्रियास के साथ संबंध है भी और नहीं भी। जो दो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन यू मस्ट हैव रेड अबाउट देम इज वन इज द पैनक्रियास की सूजन कम नहीं होना, या और मे बी सूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रियास बोलते हैं हम, कि पेट में कहीं पे पानी इकट्ठा होना, हाँ and that causes a lingering problem to the patient, almost permanent. उस टाइप का कुछ आपको, या बहुत दिन तक पेशेंट को सीवियर थोड़ा सा कुछ खाने पीने में गड़बड़ी हो गई तो पेट में दर्द होने लगता है? आर यू अभी कितने दिन हो गए? 4 महीने हो पूरे गए। गाने के 4 महीने हो गए। तो जब आपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया उस दिन वजन कितना था आपका? डिस्चार्ज हुआ तभी अराउंड 60 kgs था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ? हाँ तो वहाँ से आज तक कि अभी इफ़ यू वांट टू ग्रेड एब्डोमिनल प्रॉब्लम आपके आज जीवन में कितना, कि इतना कुछ ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है अभी? नहीं अभी इतना नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल से आने के बाद कुछ कुछ फूड खाने के बाद हो रहा था तकलीफ। शुरुआत में तो इज हाँ एक्सपेक्टेड। कैबेज और मटर खाने से, ब्रिंजल खाने से थोड़ा पेन शुरू हो रहा था, उतना ही पेन, बट इंटेंसिटी कम था, बट हो रहा था। एंड यू आर नोइंग इट? यस हाँ, राइट। तो वो कॉशियसली वो फूड थोड़े से कम क्वांटिटी में लिया, तो अभी मैंने लास्ट टाइम वापस ट्राई किया कि चलो खा के देखते हैं, बट कम हुआ पेन, पहले जितना नहीं हो रहा था। सो इट्स इन द रिकवरी मोड Right. एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू नो करेक्ट व्हाट इज हैपनिंग। राइट। तो इसके बारे में आपने या शैलेश ने, आपके हस्बैंड ने क्या क्या पढ़ा था एंड क्या क्या मेंटल स्ट्रेसेस आ गए थे आपके, या मे बी फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड फ्रॉम द कंसल्टेंट्स इस हाँ, बीमारी नहीं, के बारे में पर्टिकुलरली? हाँ ये बीमारी पर्टिकुलर थोड़ी सी अलग है बाकी बीमारियों से। अच्छा ऑनेस्टली पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है कभी पढ़ा नहीं था, पता ही नहीं था इसके बारे में कुछ भी। लेकिन जब ये सब हो गया, जिस रात को इसको एडमिट किया था, उन्होंने भी ऐसा कुछ साफ साफ नहीं बताया था कि पैनक्रियाटाइटिस है या और कुछ है। लेकिन नेक्स्ट डे जब उन्होंने कुछ टेस्ट कराए, जैसे अमाइलेज या लाइपेज के टेस्ट कराए, और जहाँ पे वो प्रॉब्लम दिखी, तब उन्होंने बताया कि ये काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी सीरियस है एंड इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। तो बिकॉज एक प्रोफेशनल डॉक्टर ऑफ अ बिग हॉस्पिटल ये बोल रहा था, तो पैनिक होना वाज ऑब्वियस। लेकिन बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे फैमिली का एक्सपीरियंस है, या जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे फैमिली में हुआ है आफ्टर MFL, तो उसने एक करेज दिया था, एक कहीं पे तो एक कॉन्फिडेंस था कि
अगर ये लोग बोल रहे कि इतना लाइफ थ्रेटनिंग है तो इसका इसमें किस हद तक हमें परेशान होना है, ये अ, ये हमको एक क्या बोलते हैं, एक कॉन्फिडेंस दिया था एमएफएल ने कि किस चीज़ को लेना है सीरियसली, किसको नहीं लेना है। तो उसके चलते एक चीज़ तो पक्का थी कि हमको डरना नहीं था। जो कोविड के टाइम पे भी हमने देखा, जैसे जो भी सीरियस केसेस हुए या जो भी मौतें हुई उस वक्त, तो जो एनालिसिस जो पढ़ा है हमने, तो वो कहता है कि डर की वजह से या तो फिर दूसरे अंडरलाइंग डिसीजेस जो ऑलरेडी थे उनको ज़्यादा तकलीफ हुई। और ये कॉन्फिडेंस हमको था कि बिकॉज ऑफ आवर एमएफएल लाइफस्टाइल, इसको तो मंजू को तो कोई और बीमारी नहीं थी, ना डायबिटीज़, ना बीपी, ना और कोई हार्ट की इशू, नथिंग। सो दैट वे कहीं पे तो एक थोड़ा सा ही सही कॉन्फिडेंस था कि इसको सीरियस ऐसा कुछ होने नहीं वाला, इससे भी कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा और हम इसमें से निकल आएंगे, ये कॉन्फिडेंस था हमको। तो पैनिक तो वैसे मैं नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। जब डॉक्टर साहब से बात की आपसे, तब जब आपने बताया कि मेरे ख्याल से जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उसको कहाँ पर एग्जैक्टली दुख रहा है पेट में, तब आपने मेरे ख्याल से 10 सेकंड्स में बता दिया कि ये पैनक्रियाटाइटिस होगा बिफोर वी हैड दी रिपोर्ट्स इन हैंड। तो जो आपने बताया तब इतना कैजुअली बताया हमको कि मुझे पक्का पता था कि विच मीन्स इट इज़ नॉट वेरी अनकॉमन और इतना कुछ रिस्की ये नहीं होगा। एक्सटर्नल प्रेशर तो काफ़ी था, बट मेरा थोड़ा स्वभाव है कि किसी का प्रेशर वैसे लेता नहीं हूँ मैं। प्रेशर था कंसल्टेंट्स की तरफ से कि ये करो, वो करो, सीटी स्कैन करो, एंडोस्कोपी करो, ये बहुत रिस्की है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सो इंक्लूडिंग यू नो ढेर सारे टेस्ट्स है जिसमें हार्ट के भी उन्होंने टेस्ट्स करवाए। तो अब जब के हम हॉस्पिटल में थे तो थोड़ी बातें उनकी मानना ज़रूरी था, लेकिन बहुत सारी बातें हमने मानी नहीं। यानी मैं था वहाँ पे बैठा हुआ, तो हर चीज़ मैंने बोला कि मुझे पूछ के आप आगे जो भी करना है कीजिए। तो कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स मुझे बिना पूछे हुई थी टेस्ट। मैंने कहा चलो ठीक है, ब्लड टेस्ट वगैरह तो कर सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने बोला कि एंडोस्कोपी करना ज़रूरी है, तब मैंने कहा कि करेंगे, थोड़ा मुझे सोचने का टाइम दीजिए। एंड दैट इज़ हाउ आई बॉट सम टाइम। और ये जब बार बार होने लगा कि ये करेंगे वो करेंगे, तब मैंने बोला कि आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो कीजिए, पक्का कीजिए, हम आपकी बात मानेंगे, बट आगे की जो प्रोसीजर्स आप बता रहे हैं वो हम बाद में सोचेंगे, एंड दैट विल बी माय रिस्क। मैं आपको जहाँ पे भी लिख के देना है लिख के दे दूँगा कि इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिलीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको मना कर रहे हैं। तो बड़े प्यार से वो मुझे संभालना पड़ा और मैंने संभाला। दूसरी बात, ये सिर्फ कंसल्टेंट्स या हॉस्पिटल में से ये प्रेशर नहीं था, ये प्रेशर हमारे वेल विशर्स की तरफ से भी था। जो यू नो रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है, ये लोग ऑब्वियसली आपका बुरा नहीं चाहते, आपके साथ है, बिकॉज एवरीबडी हुएवर लव्स हर, वो ये कहना चाहते थे कि आप ये बड़ी रिस्क ले रहे हो। अगर डॉक्टर्स या कंसल्टेंट्स ये सब लोग बोल रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें करवानी है, आगे की प्रोसीजर्स करवानी है, ये दवाई लेनी है, वो दवाई लेनी है, तो विच मीन्स वो कुछ सोच के बोल रहे हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं। व्हाई आर यू टेकिंग दैट रिस्क इन डिसीजन ऑफ यू नो, यानी मनमानी क्यों कर रहे हो, दैट यूज्ड टू बी द टोन कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा अगर ये सही नहीं गया आपका तरीका।
आपका तरीका, यानी दवाई ना लेने का तरीका। तो वो सारे प्रेशर्स थे, लेकिन मैं ऑब्वियसली सुन लेता था उनके, और उनको बोलता था हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम करेंगे। और फिर हमने बेसिकली मैंने किसी को भी फिर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया कि मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ इसके लिए, और हम दवाई ले रहे या नहीं ले रहे, मैं कुछ भी इसके बारे में बात करना काइंड ऑफ बंद कर दिया। पहले तो थोड़ा सा डीमोटिवेट ही किया लोगों ने कि तुझे कैसे हुआ, तो इतना सब फॉलो करती है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो वो एक हो गया। कलीग्स ने भी पूछा, अरे मंजू तू तो सब फॉलो करती है, तुझे कैसे हुआ। तो मैंने उनको वही बताने का कोशिश किया कि मेरे डॉक्टर्स भी अभी काफ़ी सरप्राइज थे कि ये ऑलमोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग था, बट समहाउ यू कम आउट ऑफ इट एंड दैट टू वेरी फास्ट। क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि ये इससे वो लाइपेज लाइमेज अमाइलेज के काउंट कम होने को 6 महीने लग जाते हैं, बट मेरा काउंट नॉर्मल होना 15-20 दिन के बाद चालू हो गया। तो आई सेड प्रोबेबली माय लाइफस्टाइल हैज हेल्प्ड फॉर ऑल दैट। सो मेंटल प्रेशर बहुत था कि अरे तो अभी बोला है तो क्यों नहीं जा रही है फॉलोअप के लिए। सारे आजू बाजू के वही बोल रहे हैं वापस दिखा के वापस दिखा के, बट मैंने वही बोला कि अभी मैं थोड़ा सा अलर्ट हूँ, काफ़ी कॉन्शियसली अपने बॉडी की भी बात सुन रही हूँ। मैं ध्यान दे रही हूँ कि क्या खाने पर हो रहा है। कुछ पहले मुझे लगा कि झुकने पर भी हो रहा है, पर जैसा आपने समझाया कि वो शायद मस्कुलर होगा, तो वो सभी अभी मैं बहुत कॉशियसली सुन रही हूँ अपने बॉडी का, और मुझे लगता है कि आई शुड बी एबल टू हील इट बेस्ड ऑन माय सेल्फ हीलिंग ओनली। So I think and it's very inspiring story कि इतनी सीरियस गंभीर बीमारी होने के बाद भी आप दोनों ने जिस मे बी कैजुअली नहीं बोलूँगा मैंने, बट इन वेरी पैनिक नहीं होते हुए उसको, इनफैक्ट आई वॉज सरप्राइज। मुझे फ़ोन पे शैलेश को बताना हमारे लिए आसान रहता है, वो तो मुझे भी कभी कभी टेंशन देता था कि मेरी एलोपैथी जो ये थी वो तो कुछ अलग मुझे बता रही थी, और मैं शैलेश को जो बोल रहा हूँ ये कुछ नहीं, उसको पहले तू घर पे लेके जा, जैसे थोड़ा खाना पीना चालू हो गया उसको घर पे लेके जा। एंड ही ऑल्सो did it quite well, राइट। and I think after that journey was pretty as on designed line थी कि थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं उसमें, कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो मैं भी दर्द होगा, वापस पीछे आना है। बट द गुड पार्ट ऑफ द होल स्टोरी वाज यू वेर डूइंग इट, करेक्ट। एंड यू वेर अंडर कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। हाँ, दर्द भी हुआ तो तुझे कभी पैनिक नहीं हुआ उसके बाद कि ठीक है आज थोड़ा ये खाया तो दर्द हुआ। एंड आई थिंक अब क्या वापस सोनोग्राफी है वो करने के आइडिया है क्या, या टोटली कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। दैट इज इनफैक्ट, क्योंकि मैं हमेशा पेशेंट को 1000 बार बोलता हूँ प्रॉब्लम नहीं है तो करना क्यों है। हाँ बराबर। हाँ, तो बी विथ इट एंड बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर लाइफ। गुड लेसन फ्रॉम योर इंटरव्यू इज कि नेवर फियरफुली कौन सी भी बीमारी के सामने मत जाओ। करेक्ट। Start thinking over it and the things will be much better for solving any problem, in fact. Yeah. So thank you very much again.